नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम संघीय मंत्री परिषद, उप प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और लोकसभा के अध्यक्ष से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, यथार्थ में कार्यपालिका की समस्त सत्ता निम्नलिखित में से किसमें निहित होती है? तो इसका सही आंसर है मंत्रिपरिषद। दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 74 में मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में उल्लेख किया गया है, जबकि अनुच्छेद 75 में मंत्रियों की नियुक्ति, उनके कार्यकाल, जिम्मेदारी, शपथ, योग्यता और मंत्रियों के वेतन एवं भत्ते से संबंधित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। अनुच्छेद 75 मंत्रिपरिषद से संबंधित प्रावधानों के बारे में बात करता है। मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, भारतीय केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करते हैं। कौन करते हैं? तो प्रधानमंत्री करते हैं। राष्ट्रपति को उनके कार्यों में सहायता करने के लिए और सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद होती है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। वो मंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की भी नियुक्ति करता है। परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। अगला प्रश्न, मंत्रिपरिषद निम्नलिखित में से किसके प्रसाद प्रयत्न पदासीन रहता है? तो लोकसभा के। कौन व्यक्ति मंत्रिपरिषद का सदस्य हो सकता है? तो संसद का सदस्य। मंत्रियों के लिए यह जरूरी है कि वह संसद के सदस्य हो। यदि संबंधित व्यक्ति संसद की सदस्यता के बिना मंत्री बनता है तो उसे 6 महीने के भीतर संसद का सदस्य होना पड़ेगा। ऐसा ना होने पाने की स्थिति में उसे अपना मंत्री पद छोड़ देना पड़ता है। अगला प्रश्न है, क्या राज्यसभा में मनोनीत व्यक्ति मंत्रिपरिषद का सदस्य बन सकता है? इसका सही आंसर है हाँ। अगला प्रश्न है, मंत्रिपरिषद के सदस्यों को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति दिलाता है। संविधान का अनुच्छेद 74 में मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में उल्लेख किया गया है, जबकि अनुच्छेद 75 में मंत्रियों की नियुक्ति, उनके कार्यकाल, जिम्मेदारी, शपथ, योग्यता और मंत्रियों के वेतन एवं भत्ते से संबंधित है। मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की 3 श्रेणियां होती है, अर्थात कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। अगला प्रश्न है, कोई व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना केंद्र में कितनी अवधि तक मंत्री रह सकता है? तो इसका सही आंसर है 6 महीने तक। अगला प्रश्न, मंत्रिपरिषद में शामिल होते हैं। कौन शामिल होते हैं? प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्री। मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या मंत्रिमंडल से अधिक होती है। मंत्रिपरिषद में कितने स्तर के मंत्री होते हैं? दोस्तों, 3 स्तर के मंत्री होते हैं। तो उसमें कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री होते हैं। मंत्रिपरिषद में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं रहता है? तो संसदीय सचिव। अगला प्रश्न, मंत्रिपरिषद में वरीयता की दृष्टि से मंत्रियों का सही क्रम क्या है? तो सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है कैबिनेट मंत्री, फिर राज्य मंत्री, फिर उप मंत्री। मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होता है, तो राष्ट्रपति के प्रति। संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं तो केवल लोकसभा के प्रति। भारत के संविधान अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। इसका अर्थ है कि जब तक उसे लोकसभा का विश्वास प्राप्त है, मंत्रिपरिषद कार्य करती रहती है। भारत में किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना कोई भी व्यक्ति कब तक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है? तो 6 माह तक। अगला प्रश्न है, भारत में वह मंत्री जो संसद के दोनों में से किसी सदन का सदस्य नहीं है, उसे मंत्री के पद से मुक्त हो जाना पड़ता है। कब तक? 6 महीने के बाद। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान मंत्रिपरिषद की नियुक्ति तथा पदच्युति को विवेचित करता है? तो अनुच्छेद 75। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 और 75 किन विषयों पर विचार करते हैं? तो मंत्रिपरिषद पर। संघीय मंत्रिपरिषद अपने आचरण के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो लोकसभा के प्रति। मंत्रिपरिषद है तो कैबिनेट से बड़ा निकाय है। तो दोस्तों, 91वें संवैधानिक संशोधन 91st संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा मंत्रिपरिषद के आकार को निश्चित कर दिया गया है। इसके अनुसार केंद्रीय मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री समेत मंत्रियों की अधिकतम संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। जहाँ तक मंत्रिमंडल के उचित आकार का सवाल है तो यह कई कारकों के आधार पर निश्चित किया जाता है। 1974 में बने प्रथम मंत्रिमंडल में जहाँ 25 से भी कम मंत्री शामिल थे, वही वर्तमान सरकार में 70 से भी अधिक मंत्री हैं। सरकार का स्वरूप, गठबंधन का स्वरूप, सरकार के कार्य की विविधता आदि इस अंतर के प्रमुख कारण है। अगला प्रश्न, भारत में मंत्रिपरिषद के अधिकतर सदस्य लिए जाते हैं कहाँ से? लोकसभा से। मंत्रिमंडल का गठन कौन करता था? सिर्फ केंद्रीय मंत्रीगण। अगला प्रश्न, केंद्र सरकार के में राज्य मंत्री की क्या स्थिति है? तो वह केंद्र सरकार का ऐसा मंत्री होता है जो कि मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं होता है। स्वतंत्रता के पश्चात मंत्रिपरिषद के खिलाफ पहला अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया था? 1963 ईस्वी में। भारतीय संसद में पहली बार अविश्वास प्रस्ताव 1963 ईस्वी में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ आया था। नेहरू के खिलाफ जेबी कृपलानी ने अविश्वास प्रस्ताव रखा था। कांग्रेस के दोबारा से अध्यक्ष न बनाए जाने के चलते जेबी कृपलानी ने पार्टी छोड़कर किसान मजदूर प्रजा पार्टी शुरू की, जो बाद में सोशलिस्ट पार्टी के साथ मिलकर प्रजा सोशलिस्ट पार्टी में बदल गई।
प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के तत्कालीन सांसद जेबी कृपलानी द्वारा नेहरू सरकार के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में 62 वोट और विरोध में 347 वोट पड़े और इस तरह से जो अविश्वास प्रस्ताव था वो विफल हो गया। अगला प्रश्न है, सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। अगला प्रश्न है, यथार्थ मंत्रिपरिषद कब तक पद पर बना रहेगा जब तक कि उसे लोकसभा का विश्वास प्राप्त ना हो? मंत्रिपरिषद के वित्तीय कार्यों में शामिल है बजट तैयार कर संसद में पेश करना। यदि कोई मंत्री राज्यसभा का सदस्य हो तो क्या वह लोकसभा में अपना वक्तव्य दे सकता है? तो हाँ, दे सकता है। निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में मंत्रिपरिषद विघटित नहीं हो सकती थी? किसी मंत्री के पद त्याग से। मंत्रिपरिषद के पद त्याग करने के लिए मंत्री किसे अपना पदत्याग संबोधित करता? तो राष्ट्रपति को। संघीय मंत्रिपरिषद में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो लोकसभा की कुल सदस्य का 15%। राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ है, क्या अर्थ है? प्रश्न उत्तर सत्र। भारतीय गणराज्य में वास्तविक कार्यकारी प्राधिकार निम्नलिखित में से किसके पास होता है? तो मंत्रिपरिषद के पास होता है। जो व्यक्ति सांसद ना हो क्या उसे मंत्री नियुक्त किया जा सकता है? हाँ, पर उसे 6 महीनों के भीतर सांसद सदस्य बनना पड़ेगा। अगला प्रश्न, भारत के संविधान के अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद निम्नलिखित में से किसके प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदार होता है? लोकसभा के प्रति। संसदीय तंत्र में निम्नलिखित में से वास्तविक कार्यपालिका कौन है? तो मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो दोनों सिद्धांत पर, यानी निजी उत्तरदायित्व सिद्धांत पर और सामूहिक उत्तरदायित्व सिद्धांत पर। स्वतंत्र भारत की प्रथम मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित कुल कितने सदस्य थे? तो 36 सदस्य थे। स्वतंत्र भारत की प्रथम मंत्रिपरिषद में शामिल एकमात्र महिला मंत्री कौन थी? तो राजकुमारी अमृत कौर। अगला प्रश्न, स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन थे? तो मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। अगला प्रश्न, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रतिरक्षा मंत्री कौन थे? तो सरदार बलदेव सिंह। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? तो आर.के. षणमुखम चेट्टी। भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन था? तो बी.आर. अम्बेडकर। निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति ने स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री के रूप में कार्य किया? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। संघीय मंत्रिपरिषद से प्रत्याग करने वाला पहला मंत्री कौन था? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी। संघीय मंत्रिपरिषद की सबसे लंबी अवधि तक लगातार एक ही विभाग का कार्यभार संभालने वाली केंद्रीय मंत्री कौन है? तो राजकुमारी अमृत कौर, जो कि स्वास्थ्य मंत्री थी। निम्नलिखित में से कौन संघीय मंत्रिपरिषद में किसी न किसी विभाग के मंत्री 28 वर्ष से अधिक समय तक के बीच में 2.5 वर्ष को छोड़कर लगातार बने रहे? तो जगजीवन राम। सबसे कम अवधि मात्र 5 दिन तक केंद्रीय मंत्री बने रहने का रिकॉर्ड किसके नाम है? तो एच.आर. खन्ना। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसका भारत के संविधान में स्पष्ट उल्लेख नहीं है पर परिपाटी के रूप में पालन किया जाता है? तो मंत्रिपरिषद में भारत के सभी भागों का प्रतिनिधित्व हो। केंद्रीय सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान में उपबंध है कि समस्त कैबिनेट मंत्री अनिवार्य रूप से केवल लोकसभा के ही आसीन सदस्य होंगे। केंद्रीय कैबिनेट सचिवालय संसदीय कार्य मंत्रालय के निदेशाधीन कार्य करता है। तो ना ही एक सही है ना ही दूसरा सही है। केंद्रीय सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 15 अगस्त 1947 को केंद्र में मंत्रालयों की संख्या 18 थी। वर्तमान में केंद्र में मंत्रालयों की संख्या 36 है। तो कौन सा कथन सही है? तो केवल पहला कथन सही है दोस्तों। संघ सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कैबिनेट सचिव की सलाह पर प्रधानमंत्री द्वारा भारत सरकार के मंत्रालयों विभागों का सृजन किया जाता है। हर साल एक मंत्रालय को प्रधानमंत्री की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा किसी मंत्री को प्रदान किया जाता है। तो केवल दूसरा सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भारत के केंद्रीय वित्त मंत्री रहे हैं? तो वीपी सिंह रहे हैं, आर वेंकटरमन रहे हैं, वाई.बी. चौहान रहे और प्रणब मुखर्जी रहे। तो चारों ऑप्शन सही है दोस्तों। इस प्रश्न में 2 वक्तव्य है, एक को कथन आर है, दूसरा उसका कारण आर है। एक का कथन ए है और दूसरा का कारण आर कहा गया है। तो सावधानीपूर्वक परीक्षण करके इस प्रश्न का उत्तर नीचे दिए गए कूट की सहायता से चुनना है। तो कथन ए कहता है दोस्तों, भारतीय संघ में मंत्रिपरिषद संयुक्त रूप से लोकसभा और राज्यसभा दोनों के प्रति उत्तरदायी होता है और लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य संघीय सरकार में मंत्री बनाने के लिए पात्रता रखते हैं। तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य संघीय सरकार में मंत्री बनाने की पात्रता रखते हैं। ये स्टेटमेंट सही दोस्तों, लेकिन भारतीय संघ में मंत्रिपरिषद संयुक्त रूप से लोकसभा और राज्यसभा दोनों के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है, सिर्फ लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। तो डी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव भारत में मंत्रिपरिषद रख सकती है? विश्वास प्रस्ताव। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में प्रशासन पर विधायी नियंत्रण का एक साधन नहीं है? तो सदन का विघटन। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है, तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, एक संवैधानिक बाध्यता के अंतर्गत होता है और संविधान अनुच्छेद 75(3) के अनुसार होता है। तो 1, 2, 3 सही है, तो यानी बी ऑप्शन सही है। दोस्तों अब हम
प्रमुख पदाधिकरण यानी कि जो और महत्वपूर्ण मंत्रीगण हैं उनके बारे में जानेंगे। तो पहले है उसमें उप प्रधानमंत्री। तो चलिए इसमें से रिलेटेड एमसीक्यूज करते हैं। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस पद का उल्लेख नहीं है? तो उप प्रधानमंत्री का। उप प्रधानमंत्री पद की व्यवस्था राजनीतिक व्यवस्था को कमजोर करती है। अगला प्रश्न, भारतीय परिस्थितियों में उप प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री का प्रतियोगी होता है। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान दो उप प्रधानमंत्री एक साथ नियुक्ति हुए थे? तो मोरारजी देसाई। 1967-69 के दौरान भारत के उप प्रधानमंत्री रहे तो कौन रहे? चौधरी चरण सिंह और बाबूजी जगजीवन राम, दोनों उप प्रधानमंत्री रहे मोरारजी देसाई के सरकार में। अगला प्रश्न, संवैधानिक दृष्टि से यदि देखा जाए तो उप प्रधानमंत्री निम्न में से किसके समकक्ष होता है? तो कैबिनेट मंत्री के। अब तक कितने व्यक्ति भारत के उप प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त हुए हैं? तो 7। उप प्रधानमंत्री पद के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन पूर्ण सत्य है? तो संविधान में उप प्रधानमंत्री के पद का प्रावधान नहीं है और न ही संवैधानिक मान्यता है। निम्नलिखित में से कौन भारत के उप प्रधानमंत्री नहीं रहे? तो बीडी जत्ती। अब इस सेक्शन में दोस्तों हम लोग विपक्ष के नेता के बारे में जानेंगे। तो पहला प्रश्न, लोकसभा में विरोधी दल के नेता के रूप में मान्यता देने के लिए उसके दल के सदस्यों की संख्या कुल सदस्यों की संख्या के कम से कम कितने प्रतिशत होनी चाहिए? तो 10%, यानी कि 55 होनी चाहिए दोस्तों। लोकसभा में मान्यता प्राप्त विरोधी दल के नेता को निम्नलिखित में से किसके समान सुविधाएं और मान्यताएं प्रदान किया जाती? तो कैबिनेट मंत्री। लोकसभा के विरोधी दल के पहले मान्यता प्राप्त नेता थे कौन थे? तो राम सुभग सिंह। अगला प्रश्न, राज्यसभा में विपक्ष का प्रथम नेता कौन था? तो कमलापति त्रिपाठी। किस व्यक्ति को सर्वप्रथम 1970 ईस्वी में विपक्षी दल के नेता के रूप में मान्यता मिली तथा कैबिनेट मंत्री के समान वेतन आदि दिया गया? तो वाई बी चौहान। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा में विरोधी दल के नेता के पद पर कभी नहीं रहा? तो मनमोहन सिंह। अगले सेक्शन में दोस्तों, इस सेक्शन में हम लोग लोकसभा अध्यक्ष के बारे में जानते हैं दोस्तों। तो पहला प्रश्न है, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? तो लोकसभा के सदस्य करते हैं। लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है तो लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा। लोकसभा का अस्थायी अध्यक्ष जिसके द्वारा नियुक्त किया जाता है तो राष्ट्रपति द्वारा। लोकसभा अध्यक्ष निम्नलिखित में से किस रूप में शपथ लेता है? तो लोकसभा के आम सदस्य के रूप में। अगला प्रश्न, लोकसभा अध्यक्ष को पद की शपथ का ग्रहण कौन करवाता है? तो शपथ की ग्रहण की आवश्यकता नहीं होती है। आम चुनाव के बाद अल्पकालीन अध्यक्ष तो लोकसभा का ज्येष्ठतम सदस्य होता है। अगला प्रश्न, जो सदस्य लोकसभा का अध्यक्ष का चुनाव करते हैं वो होते हैं लोकसभा के। लोकसभा अध्यक्ष अपना पद कब खाली करता है? तो अगली लोकसभा के गठन के बाद। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो लोकसभा उपाध्यक्ष को। लोकसभा के अध्यक्ष को किस प्रकार पद से हटाया जा सकता है? तो लोकसभा के सदस्यों द्वारा साधारण बहुमत से संकल्प पारित कर। अगला प्रश्न, लोकसभा अध्यक्ष को प्रतिमाह वेतन के रूप में कितना रुपया मिलता है? तो 1,25,000। लोकसभा अध्यक्ष के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? यदि वह त्यागपत्र देना चाहे तो उसे अपना त्यागपत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को ही देना पड़ेगा। निर्णायक मत देने का अधिकार किसको है? तो लोकसभा अध्यक्ष को। लोकसभा के अध्यक्ष को केवल टाई रहने पर मत देने का अधिकार है। लोकसभा का अध्यक्ष किसको संबोधित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा? तो लोकसभा का उपाध्यक्ष। यदि लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष दोनों के पद रिक्त हो तो सदन में के बैठकों की अध्यक्षता कौन करेगा? तो सदन द्वारा अनुमोदित चेयरपर्सन के पैनल से प्रथम सदस्य। लोकसभा सचिवालय का प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण के अधीन है तो लोकसभा अध्यक्ष के। संसद के दोनों सदनों के बीच गतिरोध की स्थिति में संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? लोकसभा अध्यक्ष। निम्नलिखित में से किस समिति का पदेन अध्यक्ष लोकसभा का अध्यक्ष होता है? तो नियम समिति के। लोकसभा में गण पूर्ति यानी कोरम पूरा नहीं होने की स्थिति में लोकसभा अध्यक्ष क्या कर सकता है? तो उपयुक्त में से कुछ भी। लोकसभा के महासचिव की नियुक्ति कौन करता है? अध्यक्ष। संसद के संयुक्त अधिवेशन में किसी विधेयक पर निर्णायक मत देने का अधिकार किसे है? तो लोकसभा अध्यक्ष को। इसका निर्णय कौन करता है कि कोई विधेयक वित्त विधेयक है अथवा नहीं? तो लोकसभा के स्पीकर। किसी भी विधेयक को धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय कौन देता है? तो लोकसभा अध्यक्ष देता है। लोकसभा का सचिवालय किसके प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण में कार्य करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष। निम्नलिखित में से कौन सा लोकसभा अध्यक्ष के अधिकारों में नहीं है? तो वाद विवाद एवं मतदान में भाग लेना। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका निर्णय कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। अगला प्रश्न, भारत में लोकसभा का अध्यक्ष निर्वाचित किया जाता है। अगला प्रश्न, लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जाता है? तो लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है। प्रथम लोकसभा के स्पीकर कौन थे? तो जीवी मावलांकर। इसे आप याद रखिए, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष कौन था? तो जीवी मावलांकर।
अगला प्रश्न है, भारत के किस राष्ट्रपति ने पूर्व में लोकसभा अध्यक्ष का पद भी संभाला था? तो नीलम संजीव रेड्डी। प्रथम स्पीकर जिसके खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था वो कौन थे? तो वो थे जीवी मावलांकर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के अध्यक्ष के पद पर 2 अवधियों के लिए निर्वाचित नहीं हुए थे? तो बलिराम भगत। लोकसभा के पिता के रूप में जाने जाते हैं कौन? जीवी मावलांकर। ब्रिटिश परंपराओं के अनुरूप किस लोकसभा अध्यक्ष ने सर्वप्रथम अपने दल की सदस्यता त्याग दी थी? तो नीलम संजीव रेड्डी। अगला प्रश्न, लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो अनंत शयनम अयंगर। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के अध्यक्ष कभी नहीं रहे? तो के सुंदरम। निम्नलिखित लोकसभा अध्यक्षों में से किसका कार्यकाल सबसे लंबा रहा है? तो बलराम जाखड़ का। अपने पद पर रहते हुए दिवंगत होने वाले प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो GMC बालयोगी। यदि लोकसभा में मत विभाजन के दौरान पक्ष और विपक्ष में बराबर मत पड़ते हैं तो इस स्थिति में कौन कैसे निर्णय किया जाता है? तो लोकसभा अध्यक्ष इस स्थिति में निर्णायक मत देता है। लोकसभा का अध्यक्ष सदन में विधेयक या संकल्प पारित होने की प्रक्रिया के दौरान क्या मतदान करता है? किसी प्रश्न पर पक्ष एवं विपक्ष में समान मतों की स्थिति में निर्णायक मत। अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में सदन का कार्य सुचारू रूप से चलाने के लिए अध्यक्ष द्वारा कितने सभापतियों की एक नामावली तैयार किया जाती है? तो 6 सभापतियों की। भारत में लोकसभा अध्यक्ष पद की स्थिति निम्न में से किसके समान है? तो इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स के अध्यक्ष की तरह। लोकसभा में विपक्ष के किसी दल के नेता के रूप में मान्यता किसके द्वारा दी जाती है? तो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। राष्ट्रमंडल अध्यक्षों के सम्मेलन का पदेन महासचिव होता है, कौन होता है? लोकसभा महासचिव। लोकसभा अध्यक्ष अपना इस्तीफा भेज सकता है, किसको? उपाध्यक्ष को। निम्नलिखित में से कौन प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष थे? तो PA सांगमा। भारतीय संसद की लोक समिति के अध्यक्ष की कौन मनोनीत करता है? लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व पद से हटाया जा सकता है यदि लोकसभा इस आशय का प्रस्ताव पारित कर दे। अगला प्रश्न, लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है? तो लोकसभा के सदस्यों के द्वारा। भारत में किसी विधेयक को धन विधेयक कौन प्रमाणित करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष। संविधान का निम्न अनुच्छेद में से कौन सा एक अबंधित करता है कि मत बराबर होने की दशा में लोकसभा का अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा और वह उसका प्रयोग करेगा? अनुच्छेद 100। कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं, इसका विनिश्चय अंतिम रूप से कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। लोकसभा का अध्यक्ष क्या है? तो इनमें से कोई नहीं है। राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत नहीं किया जाता है, प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत नहीं किया जाता है और उपराष्ट्रपति द्वारा मनोनीत नहीं किया जाता। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिए ताकि इस तरह का अपडेट्स मैं आपके साथ साझा करता रहूं। दोस्तों, इस तरह का प्रश्न विभिन्न एग्जामों जैसे SSC, बैंकिंग, रेलवेज, डिफेंस और स्टेट PCS के एग्जाम्स में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।